हाँ चलो, तो गैमेटोजेनेसिस चालू करेंगे। ये भी तो पढ़ती थी ना संजोगिता। यस सर। ठीक है, चालू कर दिया वॉइस। गैमेटोजेनेसिस दिख रहा है? यस सर। चलो, गैमेटोजेनेसिस जो है वो लड़का एब्सेंट है। और कौन है? और कौन नहीं है? अभिजीत। अभिजीत बहुत गोल मारता है ना? कंटिन्यू रहा करो यार सब लोग। मियोसिस वगैरह पढ़ के आए हो सब लोग? यस सर। चलिए पूछेंगे बीच में, अभी चालू करेंगे तो। गैमेटोजेनेसिस जो रहता है मेल में एंड फीमेल में, दोनों में होगा। ठीक है, तो जगह कम पड़ेगा, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ इसको। फीमेल में एंड मेल में। मेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है, आजा, बहुत लेट आते हो या गोल मारते हो? और वो भी गायब है, क्या नाम है उसका? नहीं आता क्या बोला? हाँ, सैटरडे को कौन कौन आए थे ऑनलाइन? तो मेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसको क्या बोलते हैं? oogenesis। oogenesis। ठीक है ना? स्पर्मेटोजेनेसिस है, oogenesis। चलो बताओ, जो ऑनलाइन वाले हैं वो लोग बताओ। बताओ भाई हरलीन, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होगा? मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा? परमिंदर, हरलीन, सर प्यूबर्टी। मोनिका। बेटा कब होगा थोड़ी ना, कहाँ पर होगा? बॉडी के कौन से ऑर्गन में होगा स्पर्मेटोजेनेसिस? सर जर्म सेल। वो कहाँ होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। हाँ, और कोई बताओ, कौन से ऑर्गन में होता है? अरे बाबा मैं तो बता चुका हूँ कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का दो काम है, एक गैमेट प्रोडक्शन, दूसरा सेक्स हार्मोन। तो यस सर। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म इज अ गैमेट, तो मेल गैमेट। तो कहाँ होगा ये स्पर्मेटोजेनेसिस? कहाँ पर होगा? टेस्टिस में होगा। ठीक है, और oogenesis कहाँ पर होगा? ओवरी में होगा, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? दिख रहा है बेटा आप यस लोगों सर। को? चलिए, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस जो टेस्टिस में होता है, तो टेस्टिस में कहाँ पर होता है? टेस्टिस के अंदर कहाँ होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, पता है कि नहीं? है ना? तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। है ना? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग्स होती हैं जर्म सेल की, उसी से ही क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। है ना? तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो मैं इसको थोड़ा सा काट के यहाँ पर ऐसे दिखा दूंगा। ये ऐसा लाइनिंग है ना? ये सर्टोली सेल है ऐसा। समझ आ रहा है आपको? है ना? तो ये जर्मिनल एपिथेलियम। वैसे ही ओवरी में, ओवरी का स्ट्रक्चर है, इसको अपन ऐसा काट के यहाँ दिखाएंगे ओवरी के स्ट्रक्चर को। तो कुछ इस तरीके का ऐसा हमको क्या मिलेगा? जर्मिनल एपिथेलियल सेल। बोलो, ठीक है? या है ना, जर्म सेल या जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? यस सर।
ये सर्टोली सेल बेटा, सर्टोली सेल भूल गया, सर्टोली सेल याद है? चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा कि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, फीमेल में oogenesis होता है। कहाँ होता है? तो ओवरी एंड टेस्टिस में होता है। ओवरी एंड टेस्टिस में क्या मिलेगा भैया हमको? जर्मिनल एपिथेलियम सेल, या फिर हम बोल सकते हैं जर्म सेल। ठीक है, जर्म सेल हो गया। दूसरी चीज कि अब क्या होगा बेटा, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कब से स्टार्ट होगा? मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कब से स्टार्ट होगा? स्टार्ट एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी का एज जो रहता है वो 9 to 13 अपन ले लेते हैं, एक एवरेज। वैसे 10 से 12 या 10 से 13 या 9 से 11 ऐसा होता है। ठीक है, फीमेल में गेमेटोजेनेसिस या oogenesis कब से स्टार्ट होता है? बोलो, कब से चालू होगा? बोलो, हरलीन, परमिंदर, मोनिका, बताओ, आप लोग बताओ। 9 to 13 years. No, oogenesis starts from embryonic stage. कब से? फीमेल चाइल्ड में एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही oogenesis चालू हो जाता है। कब से? एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब फीमेल चाइल्ड पैदा भी नहीं हुई है तब से, जब से ओवरी बना है। कब से ओवरी बनता है? तो तीसरे महीने, 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी होता है उसमें तीसरे महीने में बॉडी के सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं, इंक्लूडिंग ओवरी। बेबी इतना छोटा रहता है, हथेली जितना, 3 महीने का बच्चा। चौथे महीने से सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ स्टार्ट होता है। तो वहां से ओवरी का जब डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होता है तो साथ ही साथ एग का भी डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और एग भी बनना चालू हो जाता है। oogenesis starts from embryonic stage of female child। समझ आया सबको? तो ध्यान रखेंगे कब से चालू होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज से। ठीक है, क्लियर हो रहा है? पेन नहीं लाते? ठीक है, कब से चालू होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज से। क्लियर हो रहा है सबको? Yes. ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे बेटा। अब देखो, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितना बनता है? तो ध्यान रखना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में 20 लाख एग बनते हैं, oogonia। एम्ब्रियोनिक स्टेज में 20 लाख oogonia बनते हैं। ठीक है, 20 लाख oogonia बनते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, नहीं दिख रहा क्या बेटा ऑनलाइन में? सर दिख दिख रहा रहा है है। सब? थोड़ा जूम करूँ क्या? Yes. Sir. हल्का सा, थोड़ा ठीक दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ, Yes. 20 लाख oogonia बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ओवरी ऑफ फीमेल में 20 लाख। ठीक है, देन उसके बाद जब फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है, बर्थ के समय अराउंड 2 लाख oogonia अवेलेबल होते हैं। 2 लाख oogonia अवेलेबल होते हैं, मतलब बाकी के 18 लाख डीजनरेट हो जाते, खत्म हो जाते। ठीक है, पैदा होने के बाद। देन उसके बाद पैदा होने से लेके प्यूबर्टी एज तक के, ठीक है, प्यूबर्टी एज में कितना oogonia बचता है? प्यूबर्टी एट प्यूबर्टी एज ओनली 60 to 80,000। कितना? 60,000 to 80,000 oogonia रिमेन। कितना? 60 से 80,000 oogonia बस बचा हुआ रहता है फ्रॉम प्यूबर्टी। ठीक है, 20 लाख बना, फिर 2 लाख बचा पैदा होने के समय। पैदा होने से प्यूबर्टी एज तक के 2 लाख में से भी कुछ हजार डिजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बाकी सर कितने उसका बचते हैं? यूज क्या है? किसका बेटा? oogonia का। इसी से तो Yes, एग sir. बनेगा, फीमेल गैमेट। अच्छा। ठीक है, oogonia का क्या यूज है? oogonia से ही फीमेल गैमेट और एग बनेगा आगे चल के।
ठीक है, समझ आया बात? Yes, sir. 60 to 80,000 oogonia remains। अब यही जो oogonia है इसी से ही eggs बनेंगे, egg फॉर्म। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, Yes, sir. तो ये तो हो गया भैया। अब स्पर्मेटोजेनेसिस कब चालू होगा, oogenesis कब चालू होगा, तो हम लोगों को समझ आ गया कि प्यूबर्टी एज में मेल में चालू होगा, बट स्टार्ट लिखा हूं मैं, नॉट फॉर्मेशन ऑफ एग। एग बनना स्टार्ट हो जाता है लेकिन एग बनता नहीं है प्यूबर्टी तक। तो कंप्लीट एग कब से बनेगा, कंप्लीट एग कब से बनेगा, oogenesis कंप्लीट कब होगा, तो प्यूबर्टी एज। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल एग की बात करें तो भाई एक नॉर्मल जो एग होता है वो जो स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर सके, तो वो जो फर्टिलाइज कर सके ऐसा जो एग होता है वो प्यूबर्टी से बनना चालू होता है। समझ आया बात? प्यूबर्टी से पहले तक का जो रहता है वो oogonia रहता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले मैं थोड़ा सा माइटोसिस और मियोसिस का डिस्कशन करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब माइटोसिस में क्या होगा, इधर ध्यान से देखो, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, इन दोनों में एक कॉमन फेस होता है। क्या? कॉमन साइक्लिक इवेंट होता है। सबसे पहला क्या होता है? हाँ, G1 फेस। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, G1 फेस, उसके बाद S फेस, उसके बाद G2 फेस, उसके बाद M फेस। तो M कौन सा फेस होता है? माइटोसिस का हो चाहे मियोसिस का हो, दोनों सेम है। ठीक है, तो S1 फेस और G1 और S फेस कौन सबसे बड़ा दिख रहा है? S फेस सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक जो रहता है वो इंटरफेस होता है। इंटरफेस होता है। 24 घंटे में अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो 13 घंटे इंटरफेस होता है, 23 घंटे 23 आवर जो रहता है वो इंटरफेस होता है, और बाकी जो रहता है वो एम फेस। एम फेस वो जल्दी होता है। ठीक है, तो ये इंटरफेस है यहाँ से यहाँ तक के। तो इसमें हम लोगों को जो मेन काम है वो किसका है? एस फेस का। एस फेस में क्या होता है तो ध्यान रखेंगे, डीएनए डबल होता है, डीएनए डुप्लीकेशन। क्या होता है? डीएनए डुप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 में मैंने आप लोगों से जो टेस्ट लिया है उसमें 50 बार दिया होगा डीएनए डुप्लीकेशन का, बार बार दिया है ताकि आप लोगों को रट आ जाए। समझ आ रहा बात? ठीक है, बायो में आप कितना भी अच्छा समझा लो लेकिन फैक्ट आपको बार बार पढ़ने से ही याद होगा। ठीक है, चलो, तो डीएनए डुप्लीकेशन होता है, डीएनए डबल हो गया। डीएनए डबल होने के बाद फिर इसमें आएगा। अब देखो होता क्या है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो माइटोसिस में क्या होगा भैया, इंटरफेस कंप्लीट हो गया, कोई एक सेल है 2n, व्हाट इज 2n? 2n का मतलब क्या होता है? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। n मतलब 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ऑनलाइन वाले लोगों को समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes. हाँ, सब लोग बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, ठीक है, चलो, तो माइटोसिस में क्या होगा, 2n। जब भी हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात करेंगे, इट इज डिप्लॉइड। ये कौन सी कंडीशन है? डिप्लॉइड। ठीक है, और ये कौन सी कंडीशन है? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्रोमोसोम नंबरिंग। क्रोमोसोम के नंबरिंग पे डिपेंड करता है वो हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा। डीएनए कितना है ये मायने नहीं रखता है, डीएनए के ऊपर हम हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, एन या 2n नहीं बोलते हैं, हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बेसिस पर इसको बोलते हैं। तो दे ऑल जो ये सारी चीजें हैं ये सब के सब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बेसिस पर डिस्क्राइब होती है। ठीक है, चलो, समझ आ रहा है अमन? हाँ, तो ये 2n मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46 है। अब ये इंटरफेस कर लिया। अच्छा, नंबर ऑफ डीएनए कितना है? अरे, अच्छा, डीएनए और क्रोमोसोम मतलब नहीं मालूम क्या होता है?
क्या आता है? है सर। हाँ बोलो परमिंदर, बोलो, हाँ बोलो। सर What डीएनए is it? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और क्रोमोसोम डीएनए होता है वो कॉइल्ड कंडेंस शेप में हो हाँ जाता है फिर। हाँ हाँ हाँ, चलो बताओ, आप लोग बताओ, इधर से आंसर आया मेरे को। बोलो, व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज डीएनए, छोड़ो, व्हाट इज क्रोमोसोम। चलो एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर अपन बताते हैं। व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम्स में क्या होता है नहीं पूछा, व्हाट इज क्रोमोसोम। आप क्रोमोसोम को कैसे डिस्क्राइब करोगे? चलो एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर समझते हैं इसको। जैसे आप लोग पतंग उड़ाते देखते हो या पतंग उड़ाए हो, चक्री पकड़े हो आप लोग, गर्ल्स लोगों को चक्री पकड़ा दिया जाता है। भाई भाई लोग छोटे है ना, छोटे बहन रहते हैं तो उनको, चलो तू चक्री पकड़, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। लड़के लोग पतंग उड़ाए हो आप लोग, चक्री भी पकड़े हो, है ना। तो इमेजिन करो, जो धागा होता है पतंग उड़ाने का, जो धागा है वो डीएनए है ना, वो डीएनए बहुत लंबा होता है। और चक्री कितना लंबा होता है? छोटा सा होता है। तो इमेजिन करो कि धागा एक डीएनए है, चक्री एक क्रोमोसोम है, ठीक है। तो धागे को जब चक्री में लपेट दोगे, धागे को जब चक्री में लपेट दोगे तो कंडेंस फॉर्म ऑफ धागा हो जाएगा। धागा जो रहता है वो कंडेंस फॉर्म में आ गया लपेटने के बाद, ठीक है। समझ आ रहा है बात? तो जो अनकंडेंस है, अनकॉइल्ड धागा जो है उसको डीएनए समझो, और जो लपटा हुआ, लपेटा हुआ जो धागा है, कंडेंस फॉर्म है धागे का, उसको क्रोमोसोम समझो। समझ आया? तो व्हाट इज क्रोमोसोम? कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, खत्म। अब वो क्या करता है, क्या है, अब दैट इज डिफरेंट थिंग, है ना। समझ आ रहा बात? तो होता ये है कि भाई इतना लंबा सा डीएनए है, इसको मैं कंडेंस कर दूंगा तो ये ऐसा कॉइल्ड फॉर्म में मिलेगा। धागा को हम लपेट दिए, ये कॉइल्ड फॉर्म है, तो ये एक क्रोमोसोम। इतने लंबे धागा को हम कंडेंस करके, भाई इतना लंबा धागा रहता है, उसको अपन चक्री में लपेटते हैं तो धागा थोड़ा सा दिखता है, लेकिन जब ढील देते हैं पतंग उड़ाने तो कई लंबा दूर जाता है, कई मीटर तक जाता है। समझ आ रहा बात? ठीक है। तो व्हाट इज क्रोमोसोम? इट इज अ कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। तो एक्चुअल में क्रोमोसोम कोई अलग एंटिटी होता नहीं है, वो डीएनए का ही कंडेंस कॉइल्ड फॉर्म होता है, ठीक है। चलो, तो मैं आपसे पूछूंगा भाई कि क्रोमोसोम जो रहता है, अगर एक नॉर्मल नॉन डिवाइडिंग सेल अगर मैं लूं, स्किन से ले लो, नॉर्मल नॉन डिवाइडिंग, तो एक सेल में कितना क्रोमोसोम देखने को मिलेगा? एक भी क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलेगा। हम बोलते जरूर 46 हैं कि हमारे ह्यूमन सेल में, एक सेल में कितना क्रोमोसोम है? 46। ये हम बोलते जरूर हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, ठीक है। समझ आया बात? तो नॉन डिवाइडिंग सेल में आपको कभी भी क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलेगा। जो नए लोग हैं 11th में इन लोगों को पढ़ाए हो, नॉन डिवाइडिंग सेल में कभी आपको क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्रोमोसोम तभी बनता है जब सेल को डिवाइड करना हो। समझ आ रहा बात आप लोगों को? क्रोमोसोम कब दिखेगा सेल में? डिवाइडिंग के समय। क्यों बनता है क्रोमोसोम? क्यों कंडेंस होता है? हाँ भाई, इमेजिन करो मैं आप लोगों को 46 चक्री के धागे को खोल दूं, ऐसा 46 चक्री रखा है, धागे को खोल के आया था, गुच्छा करके दे दूं, लो पकड़ो।
तो क्या आप सारे धागे को एक साथ सेपरेट कर सकते हो? लेकिन अभी भी वो चक्री में धागा, हर एक चक्री में धागा बंधा हुआ है। लेकिन अगर हम हर एक चक्री को उठा के उसको लपेट दें तो 46 चक्री को आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। समझ आया बात? ठीक है। लेकिन अगर सारे धागे को एक साथ मिला दें तो उसको फिर सेपरेट करना इम्पॉसिबल टास्क होता है। सेल के लिए भी है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सेल के लिए भी है। तो सेल में क्या होता है कि भाई जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में आपको बहुत सारे डीएनए ऐसे आपको पूरा ऐसा रैंडमली ऐसा डीएनए आपको फैला हुआ मिलेगा। तो सेल को डिवाइड होना है ना, तो एस फेस में क्या होता है, डीएनए डबल होता है। अब इमेजिन करो ये 46 डीएनए था, इंटरफेस के एस फेस में ये डबल हो गया, कितना डीएनए हो गया, 92 हो गया। अब 92 और फंसा जाएगा और उसको सेपरेट करना मुश्किल है भाई। अब डीएनए डिवाइड होने के बाद क्या आना, सेल को भी तो डिवाइड होना है। तो सेल को डिवाइड होने से पहले 46 डीएनए इधर करना है, 46 डीएनए इधर करना है, तब बीच में सेल डिवीजन चालू होगा। तो लेकिन ऐसा करना तो मुश्किल है सेल के लिए, तो सेल क्या करता है, कॉइलिंग स्टार्ट करता है। तो हर एक डीएनए की कॉइलिंग करेगा। तो इंटरफेस में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, जब कॉइलिंग होगा तो फिर क्या होगा, हर एक डीएनए फिर आपको ऐसा दिखने लग जाएगा कॉइल्ड होने के बाद। समझ आया? तो इसको आसान है ना अलग करना, ये कंडेंस फॉर्म में है। समझ आया बात? ठीक है। तो अब कितना डीएनए होगा, कितना डीएनए होगा, 46 क्रोमोसोम मतलब 46 डीएनए। समझ आ गया? अब आते हैं इंटरफेस का कॉन्सेप्ट। इंटरफेस होने के बाद अब इस सेल में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा? अभी भी क्रोमोसोम हम नहीं बोल सकते, क्यों? कॉइलिंग ऑफ डीएनए मेटाफेज स्टेज में होता है। एम फेज में 4 स्टेज होते हैं ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो मेटाफेज में कॉइलिंग कंप्लीट होती है, प्रोफेज से चालू होता है कॉइलिंग होना। ठीक है। तो इंटरफेस में अगर आप बात करोगे तो अभी भी कॉइलिंग नहीं है डीएनए की। ठीक है। लेकिन हम इन जनरली हम बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, क्रोमोसोम कितने हैं, तो 46। ठीक है। अभी भी अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम इज 46। जैसे यहाँ पर हम क्रोमोसोम 46 बोले थे, जबकि यहाँ पर तो सिर्फ डीएनए होता है, क्रोमोसोम तो बना ही नहीं रहता है। समझ आया बस? बट इन जनरल हम बोलते हैं, ऐसा होता है। ठीक है। देन डीएनए कितना होगा यहाँ पर आफ्टर इंटरफेस, 92 92 होगा। समझ आया बात? अब इसकी कॉइलिंग चालू होगी, मेटाफेस आ गया। मेटाफेस में अगर आप देखोगे तो अब क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो कॉइल्ड फॉर्म में है। अब सेपरेट होना चालू होगा, तो अब क्या होगा बेटा, सेपरेट होगा। अभी भी हम इसको 2n ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी क्रोमोसोम्स नहीं बना है। लेकिन आफ्टर मेटाफेज हम बोल सकते हैं दैट इज 4n कंडीशन। बट हम उतना आगे नहीं जाएंगे, हम सिंपली इंटरफेस के बाद अब डिवीजन चालू करेंगे। तो जब ये डिवाइड होगा तो 2n यहाँ आएगा, 2n यहाँ आएगा। क्यों? क्रोमोसोम्स, डीएनए डबल हो गया, फिर हर एक डीएनए से क्रोमोसोम बनेगा, है ना? तो 92 डीएनए से 92 क्रोमोसोम बन जाएगा। तो ऐसे 2 सेल बनते हैं एक सेल। अब बात करते हैं मियोसिस की। तो मियोसिस में क्या होगा, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 46 क्यों होगा? क्योंकि बेटा क्रोमोसोम जब कॉइलिंग करता है ना, तो ही हम उसको एक्चुअल क्रोमोसोम मानते हैं। कॉइलिंग से पहले तक हम एक नॉर्मल उसको मानते हैं कि 46 है। जब वो 92 बन जाता है मेटाफेज में, तो उसको हम लोग 4n बोलते हैं, सेल 4n कंडीशन। ठीक है। और दूसरी चीज, क्रोमोसोम का कंडीशन को हम न्यूक्लियस से नापते हैं, और मेटाफेज में न्यूक्लियस डिसॉल्व हो जाता है, क्रोमोसोम रहता ही नहीं। समझ आ रहा बात? इसीलिए हम लोग वहां पर ज्यादा ये सारी चीजों का यूज भी नहीं कर पाते। ठीक है। तो इन जनरल अगर हम बात करें इंटरफेस तक, तो हम 2n ही मानते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम अब सेपरेट नहीं हुआ है कंडेंस फॉर्म में, डीएनए अलग हुआ है। बट इसको हम अगर 46 मान रहे हैं, इसको भी 46 ही मान रहे हैं। डीएनए डबल हुआ है बेटा, क्रोमोसोम्स नहीं बना है, क्रोमोसोम दिख ही नहीं रहा है। तो हम इसको अगर मानते हैं तो ये भी हम मानते हैं कि 46 ये 2n ही कंडीशन है, और ऐसा एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है। तो ध्यान रखो, क्रोमोसोम 92 हो जाएगा मेटाफेज में, यहाँ 92 हो जाएगा, फिर 46 इधर आएगा, 46 इधर आ जाएगा। ठीक है। चलो।
अब देखो मियोसिस में क्या होता है कहानी, मियोसिस की कहानी थोड़ी सी अलग है, ठीक है। अब होगा क्या मियोसिस में, ये 2n है, क्रोमोसोम नंबर 46, डीएनए 46। अब आएगा इंटरफेस, ठीक है, समझ आ रहा है ऑनलाइन वाले लोगों को? Yes, sir. इंटरफेस, इंटरफेस के बाद क्या होगा बेटा, डीएनए डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम अभी भी 46 ही मानेंगे, डीएनए 92 हो गया, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मियोसिस में 2 स्टेज होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 जब कंप्लीट होगा तो इसमें से क्या होगा, हैप्लॉइड इधर, हैप्लॉइड इधर। अब यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो कितना होगा, 23 है, एन मतलब 23, क्रोमोसोम की बात करें तो 23, लेकिन डीएनए कितना होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डीएनए इज 46 एंड डीएनए इज 46। अब ये कैसे होता है ध्यान से समझना, ठीक है। जब ये इंटरफेस करेगा तो डीएनए डबल हो गया, ठीक है, यहाँ भी डीएनए डबल हुआ, लेकिन जब ये डिवाइड हुआ तो दोनों इक्वल डिवाइड हुआ, और यहाँ पर हाफ हाफ हुआ। क्यों ऐसा होता है, ये मियोसिस 1 है, एक स्टेज और बचा। कारण क्या है कि जब यहाँ पर क्रोमोसोम्स होते हैं, जो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये ऐसा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये ऐसा क्रोमोसोम है, तो हर एक क्रोमोसोम में आपको एक डीएनए का थ्रेड मिलेगा, ऐसा एक डीएनए का थ्रेड मिलेगा, ठीक है, क्योंकि डीएनए डबल होने के बाद सेपरेट हो जाते हैं। अब इमेजिन करो 2 धागा है, 2 धागे को बीच से मैंने बांध दिया, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे ये एक पुराना क्रोमोसोम है ब्लैक वाला, ब्लू वाला नया क्रोमोसोम, नया डीएनए, सॉरी ये डीएनए है पुराना, ये है नया डीएनए। हाँ, अब देखो जैसे ये इंटरफेस करेगा तो डीएनए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल होने के बाद सेपरेट भी होगा। माइटोसिस में ऐसा होता है। मियोसिस में क्या होगा, डीएनए डबल हुआ बट वो सेपरेट नहीं होता, वो एक पॉइंट से जुड़े हुए रहेंगे, ऐसा, हाँ, एक पॉइंट से जुड़े हुए रहेंगे। तो डीएनए तो डबल हो गया बट दे आर नॉट सेपरेट, तो इसीलिए ये एक क्रोमोसोम कहलाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर एक ऐसा लेयर चढ़ जाता है पेलिकल की, तो अब ये एक क्रोमोसोम बन गया। लेकिन हर एक क्रोमोसोम में क्या मिलेगा आपको, 2 डीएनए मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पर होता है, कैसा कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं, ऐसा जो अरेंज है, हर एक क्रोमोसोम में आपको क्या मिलेगा, 2 डीएनए की थ्रेड, हर एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए की थ्रेड। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा फिर, 46, डिवाइड होगा तो 23, लेकिन डीएनए कितना है, डबल है, तो जितना क्रोमोसोम उससे डबल डीएनए होगा। समझ आ रहा बात, ठीक है। तो अब क्या होगा, मियोसिस 2 में क्या होगा, मियोसिस 2 में क्या होगा, मियोसिस 2 में क्या होगा, अभी मियोसिस 2 करने वाला है। तो मियोसिस 2 में क्या होता है कि जो डीएनए होते हैं, इधर देखो, जो डीएनए होते हैं वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो एक डीएनए एक क्रोमोसोम बना लेगा, दूसरा डीएनए दूसरा क्रोमोसोम। तो क्या होगा बेटा, क्रोमोसोम जो रहते हैं सेपरेट होंगे और क्या बनेगा, 23। इसमें कितना है भैया, हर एक क्रोमोसोम में कितना डीएनए है, 2। तो जब सारे डीएनए अलग होंगे तो 23 डीएनए विथ क्रोमोसोम इधर जाएगा, 23 डीएनए विथ क्रोमोसोम इधर जाएगा, वैसे इधर भी होगा, इसीलिए हैप्लॉइड हैप्लॉइड। समझ आया बात, क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर की कंडीशन की बात करें, क्रोमोसोम 23 डीएनए 23। समझ आ रहा है, ऑनलाइन वाले लोगों को समझ आ रहा है? Yes, sir. कुछ डाउट है हरलीन? दिख रहा है बेटा, ये क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, ऑनलाइन वाले लोगों को दिख रहा है क्लियर? Yes, sir. चलो ये तो हो गया, मैंने शॉर्ट में बता दिया माइटोसिस और मियोसिस। इसको ध्यान रखना, इसको लिखो, क्योंकि अभी हम जब oogenesis चालू करेंगे तो ये सारी चीजें अप्लाई होंगी अब, इसीलिए मैं आपको पढ़ के आने बोला था। क्योंकि माइटोसिस मियोसिस के बिना, स्पेशली मियोसिस के बिना आप
गैमेटोजेनेसिस के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, जल्दी से इसका ये नंबरिंग जो मैं लिखा हूँ जहां जहां पर, वो इम्पोर्टेंट है, तो समझ के लिखो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। स्कूल कब तक चल रहा है आप लोगों का? सर आज लास्ट क्या था। आज लास्ट था? सर 10 अरे डेज और रहेगा। क्या बोल रहे हो बेटा? सर एक हफ्ता 10 डेज और रहेगा। 1 अप्रैल तक किसका किसका है, सॉरी 30 अप्रैल तक किसका किसका है? 4 मई तक है। कब तक के छुट्टी लग गई? सर 2 मई तक। 2 मई तक है। और आप बाकी आप लोगों का है? कौन कौन साथ में, कौन सा स्कूल में? गुजराती। गुजराती में टॉप 10 में कोई आए हो क्या आप? है विश्वम्भर? कौन सा रैंक है? फर्स्ट? अच्छा, विश्वम्भर तो गुजराती का है? वेरी गुड। हम लोग 12th जल्दी चालू करते हैं, बाकी जैसे नहीं 2-2 3-3 बैच पढ़ाएंगे फिर वो नहीं कर सकते, क्योंकि जल्दी कंप्लीट भी करना है हमको अच्छे से। 12th हम लोग बहुत जल्दी और अच्छे से कंप्लीट करते हैं हर साल। मतलब जैसे आप लोगों का अप्रैल में, मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा, तो हम लोग दिसंबर ऑलमोस्ट हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। 11th में टेस्ट वेस्ट लेकर के हम लोग पूरा निपटा देते हैं, ऑलमोस्ट सब हो जाता है। मेरा तो नवंबर लास्ट दिसंबर फर्स्ट वीक तक मेरा ऑलमोस्ट हो जाता है, मेरा जो टॉपिक है जितना मैं लेता हूँ। 11th बहुत बड़ा होता है, 11th बायो भी बहुत बड़ा है। 12th में क्या है ना, है कितना, हाँ बहुत बड़ा है, इसमें उतना नहीं, 16 है, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा है। चलिए, फिजिक्स भी 12th का जो है बहुत ज़्यादा नहीं, 11th का बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक। हाँ, इसीलिए एक प्रॉब्लम जाती है, 11th का सिलेबस कहीं पर भी अच्छे से कंप्लीट नहीं होता, कहीं भी किसी भी कोचिंग में। अगर कर रहे हैं तो मान के चलो वो निपटाते ही हैं, कई लोग निपटा देते हैं, कई लोग ईमानदारी से बता देते हैं कि इतना अच्छे से कराए हैं, बाकी अपन नेक्स्ट बाद में देखेंगे। चलो हटा दो ना ये सब, चलिए अपन चालू करते हैं फिर। और दूसरे चीज क्या है ना, 11 जो सिलेबस लेट से होता है, सबसे बड़ा जो है रीजन वो है, हाँ 10th का रिजल्ट लेट से आता है। करना क्या है, डिसीजन लेट से लेते हैं, फिर कौन सी कहाँ जाना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, ज्वाइनिंग लेट से होती है, तो क्लास जो बैच बनती है 11th की बहुत लेट से बनती है, और एग्जाम जल्दी ले लेते हैं। स्कूल वाले तो अपने हिसाब से चलेंगे, बस कोचिंग में बैचेस जो बनती है थोड़ी सी 1-1.5 महीना लेट से बनती है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, समय कम मिलता है। अब जितना समय चाहिए उतना में ही होगा कोई चीज, अब उससे पहले कराओगे तो वो होए जैसा नहीं होता इफेक्ट। कितना है बायो वायो में तुम मेरा नाम रोशन किया हो कि नहीं? यस सर। बायो में मेरा नाम Yes, रोशन किया हो sir. कि? हाँ, Yes, कितना sir. कितना है Yes. ऑनलाइन वाले लोगों का? सर 35 में 29। सर मेरे को फुल बाकी मिला था बायो में। फुल मिला है बायो में ऑनलाइन? हाँ, और बाकी किसी को है 100 में से? और आप लोगों का? और उसको ये दिसंबर को कितना है कितना है? 94 बायो में। चलो तुम मेरा नाम रोशन कर दो। चलिए गुड, 12th में और अच्छा आएगा, ठीक है।
12th में और अच्छा आएगा आप लोगों का, क्योंकि हाँ एकदम मैं बता रहा हूँ आप लोग को काफी अच्छा आएगा। फिजिक्स ही टाइम पर होता है ना। अभी लंबोदर सर पढ़ा रहे हैं आप लोग, अभी कौन पढ़ा रहा है? एक हाँ भी तो क्लास नहीं हुआ है। हाँ अभी ऑनलाइन वालों का होगा अभी, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स भी सब टाइम पे हो जाता है, बायो भी टाइम पे हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है, और समय से काफी पहले हो जाता है। और इसलिए क्या रिवीजन का टाइम मिलेगा और काफी अच्छा परसेंटेज आ जाता है, मैं बता रहा हूँ। एकदम टेंशन मत लो। मतलब अगर आप साल भर अच्छे से मेहनत कर लिए, टेस्ट में हमारे यहाँ जो नीट बेस्ड जो टेस्ट हो रहा है इसमें बस अच्छे से ला लोगे ना, 80% गिरी से गिरी हालत में कहीं नहीं, मतलब वहां जाके सब फैल के भी लिखोगे ना तो भी 80% कहीं नहीं जाएगा। समझ आया बस, बट जैसा चल रहा है वैसा फॉलो करो। चलिए अब देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अब क्या होगा बेटा। अब देखो ये जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो रहा है, प्यूबर्टी से चालू हो रहा है। तो कब से चालू होगा प्यूबर्टी से भैया? हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलेगा? जीएनएच। जीएनएच जो रहता है ये क्या करेगा, बोलो क्या करेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए एक हार्मोन भी चाहिए, क्या बोलते हैं? हैं? इसके आसपास कुछ सेल्स होते हैं, क्या बोलते हैं इसको? टेस्टोस्टेरोन। हाँ, कौन सा सेल से बनता है टेस्टोस्टेरोन? लेडिक सेल। लेडिक सेल से क्या बनेगा? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा बेटा? इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो जर्म सेल्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। और ये जीएनएच क्या करेगा? इस लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा और साथ में इसको भी, ठीक है। तो लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन जो रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। समझ आए बात? तो प्यूबर्टी एज से ही टेस्टोस्टेरोन बनना चालू होता है, इसीलिए क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी एज से चालू होगा मेल, ठीक है। समझ आ रहा बात? यस। नहीं समझ आया? देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में यहाँ से ये जो जर्म सेल है यहाँ से क्या बनेगा भैया? स्पर्म इसी से ही बनने वाला है, ठीक है। अब स्पर्म बनने के लिए हमको क्या चाहिए? प्यूबर्टी एज स्टार्ट होगा तो गोनेडोट्रोपिन आएगा। ये क्या करेगा? गोनेडोट्रोपिन क्या करेगा? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को स्टिमुलेट करेगा, साथ में हमारा ये जो लेडिक सेल है उसको भी। एक्चुअल में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो रहता है दो टाइप के हार्मोन को बोलते हैं, एक होता है एफएसएच और दूसरा होता है एलएच। एलएच जो होता है वो लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है। एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन जो रहता है वो लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा फॉर द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। साथ में ये एफएसएच क्या करेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये जो सर्टोली सेल है ये इन्फ्लुएंस होता है एफएसएच से, समझ आया बात? ठीक है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसके इन्फ्लुएंस एंड एफएसएच के इन्फ्लुएंस से, एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन के कारण क्या होगा? जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्म बनना स्टार्ट होगा और स्पर्म का मैच्योरेशन जो रहता है एंड नरिशमेंट जो होगा वो सर्टोली सेल में होगा। तो सर्टोली सेल को हार्मोन चाहिए होता है टेस्टोस्टेरोन, उसी के द्वारा क्या होगा भैया? ये सारा प्रोसेस कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एफएसएच आया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, एलएच आया लेडिक सेल को स्टिमुलेट किया, टेस्टोस्टेरोन बनाया, और ये एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन मिलकर यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट करेंगे। सिंपल, समझ आ गया बात? ठीक है। चलो अब ये सारा हार्मोनल मैंने प्रोसेस बता दिया, ठीक है। अब यही टेस्टोस्टेरोन जब बॉडी में बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन जब बॉडी में बढ़ेगा प्यूबर्टी एज में, फिर ये टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को स्टार्ट करेगा, जैसे दाढ़ी मुछाना, हाइट बढ़ना, पिच वॉइस बढ़ना, मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ना, मसल का मास बढ़ना, मसल पावर बढ़ने, सारी चीजें होती है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस। तो होगा क्या? ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है यहाँ से बहुत सारे सेल्स बनेंगे माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। कौन सा डिवीजन के थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। तो ये सारे जो सेल हैं ये डिप्लॉयड होंगे, सारे सेल डिप्लॉयड होंगे, समझ आ रहा बात? अब क्या होगा? इस सेल्स को हम बोलते हैं, ये जो सेल है इस एक सेल की अगर हम बात करें तो इस एक सेल को हम क्या बोलेंगे भैया? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड, समझ आया? माइटोसिस के थ्रू बना है ना तो डिप्लॉयड होगा। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये
इंटरफेस में एंटर करेगा और फिर थोड़ा सा बड़ा होगा, अभी भी डिप्लॉयड है। मैंने बताया था इंटरफेस कंप्लीट होने के बावजूद भी सेल डिप्लॉयड ही होता है, याद आ रहा है? ठीक है, तो ये जो अब स्ट्रक्चर बनेगा, एक स्पर्मेटोगोनिया जो रहता है वो मियोसिस में एंटर करेगा, तो मियोसिस में इंटरफेस पहले आएगा, तो उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होता है जो मियोसिस में एंटर कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इंटरफेस के बाद बना है, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? क्या होगा अमन? 46 होगा, मतलब 2n होगा। अगर मैं बात करूं डीएनए की, तो डीएनए कितना हो जाएगा जी? 4n। 4n। 4n नहीं बोलेंगे है ना बेटा, हाँ 4c बोलेंगे, यस 4d बोलेंगे। चलो, तो क्रोमोसोम कितना हो गया? 46, डीएनए कितना हो गया? 92। यहाँ पर क्रोमोसोम 46, डीएनए 46। अब यहाँ से डबल होगा ना, इंटरफेस आ रहा है ना बेटा, यहाँ से ये इंटरफेस में हो रहा है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है बट आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इंटरफेस के बाद बनेगा, ठीक है, समझ आया? देन उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो रहता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो रहता है, आप कौन से स्कूल में? वहां कौन आया टॉप, कौन से? आप लोग टॉप 10 में कोई हो? फोर्थ रैंक। अभिजीत कौन से स्कूल में? वहाँ टॉप 10 में हो? नहीं नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, इसलिए बनाएंगे टॉप 3 में। आप लोग नहीं? योगिता, और क्या? टॉप 10 में अपने अपने स्कूल में कोई आया है क्या, पूछ रहा हूँ? यस सर हमारा रिजल्ट नहीं आया, बस मार्क्स बताए हैं। रिजल्ट नहीं आया। और तुम्हारा भाई, आपका? परमिंदर, रेणुका? सर रेणुका इतना लेट कैसे ज्वाइन कर रही है रेणुका? सर वो ऑफलाइन गई थी ना, तो टाइमिंग क्लैश हो गया। अच्छा, अब क्या पूछे? सर मैं आई हूँ। टॉप 10 में कौन आया है अपने स्कूल में? कोई आया है क्या? अरलीन, परमिंदर, रेणुका? यस सर। चलो, और वहां भी जो बच्चे आ रहे हैं वो लोग भी टॉप 5 6 ऐसा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 10-12 बच्चे हैं बायो में, सब टॉप 10 में आ गए, ऐसा है क्या? 10-12 बच्चे हैं क्या? 10-12 बच्चे ही हैं क्या एक क्लास में? तो नो टॉप, सर, सर 32। हाँ तो वही सर 2 टॉप सेक्शन है और एक क्लास में 50 बच्चे हैं। टॉप 5 टॉप 10 आ रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ 10-12 बच्चे हैं क्या टोटल? कोई तो कोई तो 10th आएगा 10-12 बच्चों में है। चलो, तो अब इधर देखते हैं, इधर देखते हैं। नहीं नहीं, काफी अच्छा पढ़ते थे, मतलब मैं तो जान रहा हूँ, कंटिन्यू लास्ट तक के बच्चे लोग, कई लोग बीच बीच में कहीं कहीं इधर उधर हो गए, बाकी लास्ट तक जो बच्चे आए उनको बहुत फायदा मिलता है। चलो, तो अभी देखो बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो रहता है इसका कंडीशन क्या है? 2n है, बट क्रोमोसोम नंबर 46 है, बट डीएनए कंटेंट 92 है, क्योंकि इंटरफेस हो गया, ठीक है? अब एमफेस होगा, बोलो एमफेस होगा, तो मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 होने के बाद इससे 2 सेल बनेगा, दोनों का डीएनए कंटेंट क्या होगा? 46, और क्रोमोसोम कंटेंट 23। समझ आ रहा है ऑनलाइन वाले लोगों को भी? ठीक है, हैप्लॉइड बनेगा। अभी मियोसिस में बताया था सेम चीज, मियोसिस 1 होने के बाद जो बनेगा उसमें आपको क्रोमोसोम कंटेंट 23 बट डीएनए कंटेंट 46। अब मियोसिस 2 होगा इसमें, बोलो मियोसिस 2 करेंगे कंप्लीट, क्या बनेगा? हैप्लॉइड ही बनेगा, एक हैप्लॉइड से 2 हैप्लॉइड। समझ आ रहा है हरलीन? यस सर। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर क्रोमोसोम कंटेंट कितना दिख रहा है? 23। डीएनए कंटेंट 23, तो इन सभी में वही कंडीशन होगी। तो ये जो मियोसिस 1 के बाद जो बना है, इधर देखो इधर देखो, ये जो मियोसिस 1 के बाद जो स्टेज बना है ये क्या है बेटा? ये क्या है? सेकेंडरी सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन आता ही है। इसको एक बार अच्छे से समझो, जीवन में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रटोगे तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है? हाँ हाँ, ये इसको बोलते हैं बेटा, यहाँ से ये स्टेज को बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। समझ आया बात? अब ये जो स्टेज है, ये जो स्टेज है जिसमें 1 से 2 बना है, 2 से 4 बना, ये स्टेज मियोसिस 2 के बाद हो रहा है। दिख रहा है सबको? है ना? ये मियोसिस 1 या मियोसिस 2, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 के बाद जो हो रहा है ये क्या बनेगा? ये तो बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस 1 के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब ये क्या है? ये स्पर्म नहीं है, ये स्पर्मेटिड है। स्पर्मेटिड, इट इज स्पर्मेटिड नॉट स्पर्म। Spermatid is haploid structure, chromosome and DNA content are same, that is 23. Spermatid का स्पर्मियोजेनेसिस होगा, स्पर्मेटिड का स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होता है। स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं स्पर्मेटिड में। और मॉर्फोलॉजिकल समझते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चेंज होना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। तो दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस दिस spermatid will convert into a sperm. स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। ठीक है? तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। समझ आया सबको? स्पर्मेटिड से स्पर्म, ये देखो ना बेटा, ये कैसा शेप है? राउंड या ओवल शेप है। अब यहाँ से स्पर्म का शेप एक्वायर करेगा ये। यस, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। अब इसमें भी क्रोमोसोम कंटेंट 23, डीएनए कंटेंट 23, सेम होगा। ठीक है? Yes, sir. उसे थोड़ा खोल दो तो बेटा दरवाजा को, फ्रेश एयर आएगा। गर्मी तो नहीं लग रहा है ना? बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। एसी क्या है, 16 में है, इसका सेंसर खराब हो गया। स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है? Yes. विश्वाम्बर ऑनलाइन ज्वाइन करेगा कि या ऑफलाइन आएगा? तो स्कूल कैसे आता है? स्कूल हाँ समझ गया। अच्छा, उधर से और कौन आता है? आप आते हो क्या? चलो हो गया, आप लोगों का हो गया, ऑनलाइन वाले लोगों का? Yes, sir. चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल है,
कि नहीं? ये सिंपल है, स्पर्म बनने का प्रोसेस सिंपल है, लेकिन एग बनने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो भैया ये स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज से, फिर रुक जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कैसे कैसे होता है। तो अब एक्चुअल में जब एग कंप्लीशन जो होता है, एग बनने का प्रोसेस कंप्लीट कब होगा? बोलो रेणुका, एग बनने का प्रोसेस कंप्लीट कब होगा? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से। ठीक है, तो कब से होगा बेटा एग बनने का प्रोसेस? प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में ऐसा क्या होगा? फिर वही कहानी, हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलेगा? जीएनएच। जीएनएच क्या होगा? एफएसएच एंड एलएच। अब ये जो एफएसएच और एलएच है ये क्या करेंगे भैया? मेनली जो एफएसएच है ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है इसको स्टिमुलेट करेगा, और एफएसएच और एलएच जो रहता है ये क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे जर्मिनल एपिथेलियम को फॉर oogenesis। एक्चुअल में जर्मिनल एपिथेलियम का बहुत ज्यादा रोल होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे oogonia बन के रेडी रहते हैं। समझ आया? बहुत सारे oogonia बन के रेडी रहते हैं। क्लियर? अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो एफएसएच एलएच का क्या काम होगा? तो एफएसएच एलएच या जीएनएच है वो इस oogonia के ऊपर भी एक्शन करते हैं। इस oogonia के ऊपर इनका एक्शन होता है। तो ध्यान से समझना कि ये जो oogonia है इसके ऊपर इनका एक्शन होता है, और साथ में इस जर्मिनल एपिथेलियम के ऊपर भी इसका एक्शन होगा। तो इसके ऊपर क्या एक्शन होगा, जर्मिनल एपिथेलियम के ऊपर इसका क्या एक्शन होगा, ये हम आगे देखेंगे। तो ये जो बन के पड़ा हुआ है दैट इज बहुत सारे मैनी oogonia, इसको क्या बोलते हैं? oogonia सेल्स। ठीक है, oogonia सेल्स। ये कब से बन के रेडी है? एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, बर्थ नहीं हुआ था बेबी का तब से बन के रेडी है। तो ये जो oogonia सेल्स है ये oogenesis स्टार्ट कर लेता है। कब से स्टार्ट करेगा? oogenesis स्टार्ट कर लेता है। अब देखो, जैसे यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया है, तो स्पर्मेटोगोनिया जो रहता है वो क्या होता है बेटा? बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाते हैं? इंटरफेस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वैसे ही बहुत सारे oogonia स्टार्ट करेंगे और क्या बनाएगा? oogonia सेल्स क्या बनाएंगे? ये सब 2n है, ये सब क्या बनाएंगे? प्राइमरी oocyte। तो ये क्या बनाएंगे? प्राइमरी oocyte। अब आप लोग एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी अगर आप देखोगे पेज नंबर 48, ठीक है, तो उसमें फीटल लाइफ दिख रहा है आप लोगों को? ऑनलाइन वाले लोग भी एनसीईआरटी लेके बैठा करो। फीटल Yes, लाइफ sir. दिख रहा है? फीटल लाइफ है ना? Yes, oogonia माइटोसिस करेगा और क्या बनाएगा? बहुत सारा प्राइमरी oocyte। yes, sir. इसको थोड़ा सा वो करना, तो करेक्शन इंटरफेस यहाँ मत डालो, इसके बाद डालना। ठीक है, इंटरफेस वहां मत डालना। ठीक है, क्या बोल रहे हो बेटा? मियोटिक डिवीजन और मियोसिस सेम होता है। मियोटिक डिवीजन और मियोसिस सेम। हाँ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट करता है इंटरफेस। ठीक है, कोई एक स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोसाइट बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा और वही इंटरफेस करेगा, वही मियोसिस 1 मियोसिस 2 करेगा। हाँ तो बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही तो 92 बनाएगा ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही मियोसिस में एंटर करेगा, मियोसिस में एंटर नहीं, ये सेल में 92 बनेगा, तो ये इंटरफेस के बाद मियोसिस 1 चालू करेगा ना। ठीक है, वो ऊपर लिख दिया था मैं, इसको इधर लिख। ठीक है, क्योंकि इंटरफेस बहुत लंबा फेस होता है। ऑब्वियसली बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो रहता है, मतलब ऐसा सेल, इधर ध्यान दो, ऐसा स्पर्मेटोगोनिया जो इंटरफेस स्टार्ट करेगा मियोसिस के लिए, ऐसा स्पर्मेटोगोनिया
जो इंटरफेस स्टार्ट करेगा मियोसिस के लिए, उसी सेल को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। समझ आया बात? तो स्पर्मेटोगोनिया जो रहता है तो डिवाइड हो ही रहा है, ये जो सेल है जर्म सेल डिवाइड हो रहा है माइटोसिस डिवीजन के द्वारा, तो जो सेल बना वो स्पर्मेटोगोनिया। एक स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे सेल में और डिवाइड होगा और स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, होता रहेगा। लेकिन वो स्पर्मेटोगोनिया जो मियोसिस डिवीजन स्टार्ट करेगा और इंटरफेस में एंटर करेगा, समझ आया? ऐसा स्पर्मेटोगोनिया जो इंटरफेस में एंटर करके मियोसिस स्टार्ट करेगा, वही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इसीलिए ये 2n है, इंटरफेस करेगा तो 92 हो जाए। ठीक है, इसीलिए अपन इसको कभी नहीं बोलते 92, क्योंकि ये एक नॉर्मल सेल है जो माइटोसिस से बनता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये मियोसिस करेगा, तो मियोसिस करेगा तो इंटरफेस में पहले एंटर करेगा, तो इंटरफेस में एंटर करने तक भी हम इसको क्या बोलेंगे, 92 डीएनए 46 क्रोमोसोम। समझ आया? जैसे मैंने मियोसिस में बताया था आपको। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पर एक डायग्राम है 46 में, आप लोग उसको देखो ध्यान से। 46 कौन सा नंबर है? 48 नहीं 49। ठीक है, तो वहां पर आप लोग देख रहे हो बेटा, ऊगोनिया माइटोसिस कर रहा है बहुत सारा, और कोई एक सेल, आप ऊगोनिया के बाद कोई एक सेल प्राइमरी oocyte बनेगा, दिख रहा है? लेकिन ये सारे प्राइमरी oocyte जो है वो फीटल लाइफ में दिखा। फीटल लाइफ मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज, फीटस जो रहता है जो पैदा नहीं हुआ है बच्चा, ठीक है, दिख रहा है? सर कौन सी लाइफ? फीटल लाइफ या एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होता है ना बेटा, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है, क्योंकि 9 मंथ का जो स्टेज होता है ना, तो शुरू के कुछ महीने जो रहता है 2 से 3 महीने तक फीटस बोलते हैं, उसके बाद उसको एम्ब्रियो बोला जाता है, बाकी जो 9 मंथ तक फिर एम्ब्रियो बोला जाता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो न्यूबॉर्न, नियोनेट बोलते हैं, नियो मतलब नया, ठीक है, नया बच्चा, नियोनेट या न्यूबॉर्न बेबी। समझ आ रहा है बात? ठीक है, उसके बाद फिर उसको हम चाइल्ड बोल देते हैं जब थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर उसके बाद यंग है, टीनेज बहुत बाद में है, हाँ, फिर टीनेज से पहले जो रहता है ना यंग चाइल्ड, बड़ा बच्चा, जैसे मेरा 6 साल का बेटा रहता है, इतना छोटा होकर, नहीं मैं तो अब बड़ा बच्चा हूँ, तो बच्चा नहीं बड़ा बच्चा। फिर उसके बाद प्यूबर्टी एज के समय जो रहेगा आपका टीनेज रहेगा, फिर एडोलेसेंस वही 17-18 साल तक का एडोलेसेंस, फिर 18 साल से जो रहता है वो यंग एडल्ट में आता है, फिर उसके बाद एडल्ट, देन उसके बाद 40 साल तक जो रहेगा वो 40 साल के आसपास वाला मिड एडल्ट, फिर उसके बाद फिर वो सेनिसेंस में जाते हैं, फिर आता है सेनिसेंस, बुढ़ापा। चलो, तो ये कुछ स्टेजेस होते हैं ह्यूमन लाइफ के। तो प्राइमरी oocyte जो है, ऊगोनिया सेल से कोई एक सेल मियोसिस में एंटर करेगा, इंटरफेस स्टार्ट करेगा, हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte में भी हम क्या देखेंगे भैया, क्रोमोसोम नंबर 23, 46, सॉरी डीएनए नंबर क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर 46 और डीएनए कंटेंट 92 प्राइमरी oocyte में बेटा, ठीक है, क्योंकि ये इंटरफेस कर लिया है। समझ आया बात? इंटरफेस में एंटर करता है, हाँ इंटरफेस में एंटर करता है, जो इंटरफेस में एंटर करता है उसी को हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा बात? चलो, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो प्राइमरी oocyte है ये oogonia सेल से बन के पड़ा हुआ है, कब तक, एम्ब्रियोनिक स्टेज, फीटल स्टेज से, ठीक है, फीटल स्टेज से प्यूबर्टी तक, तो बच्चा पैदा हुआ, बर्थ, तो बर्थ में यही सारी चीजें हैं, बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक यही स्टेज रहेगा, तो बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक यही स्टेज रहेगा, दिख रहा है उसमें, एनसीईआरटी में दिख रहा है। फीटल स्टेज में बर्थ है, ठीक है, चाइल्डहुड है एंड प्यूबर्टी है, ठीक है, बर्थ है, चाइल्ड है एंड प्यूबर्टी है। तो ये चाइल्ड स्टेज मान लो, बर्थ के बाद ये चाइल्ड, देन उसके बाद ये प्यूबर्टी एज है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो
प्यूबर्टी एज तक भी वो वैसा ही रहेगा, लेकिन अब प्यूबर्टी एज चालू होगा तो प्यूबर्टी एज में क्या होगा, सेम वही कहानी है, एफएसएच एलएच आएगा, इस पे एक्शन करेगा। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर एफएसएच एलएच क्या करेगा, इस जर्मिनल एपिथेलियल सेल को भी स्टिमुलेट करेगा और साथ ही साथ ये एफएसएच और एलएच जो रहता है इस ओगोनिया सेल्स को, दैट इज प्राइमरी oocyte को भी स्टिमुलेट करेगा। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो ये एफएसएच और एलएच जो रहता है इस प्राइमरी oocyte को स्टिमुलेट करेगा। तो स्टिमुलेट करेगा तो अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, एक आप लोग ना वहां पर एक डायग्राम देख रहे होंगे, प्यूबर्टी एज में ऐसा करके एक सेल दिखाया गया, दिखाया है, दिखाया है, लेकिन आप लोग ना उस डायग्राम को और ध्यान से देखना, जो लकीर है प्यूबर्टी एज, ये प्यूबर्टी एज, यहाँ पर आपको ना ऐसा बाद में लकीर दिखाया गया। सेल मतलब डिवाइड जो है, सेल जो रहता है वो डिवाइड होना चालू हुआ है बट सेल डिवाइड नहीं हुआ है। अब देखो ये बहुत ही, हाँ यही मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये ऑनलाइन Yes, वाले sir. लोगों को? Yes, sir. अब वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ अब देखो बेटा क्या होता है, ये मैं बोला ना कि ये एकदम सिंपल कहानी होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो होता क्या है कि मैंने जैसे बताया बेटा कि फीटल एज में, ठीक है, फीटल एज में ये सारे oogonia सेल्स बन गए, फीटल एज में ही क्या बना हुआ है, प्राइमरी oocyte बना हुआ है। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte जो होता है ये मियोसिस करेगा, करेगा। ठीक है, तो ये इंटरफेस कर लिया, इंटरफेस कर लिया, मतलब डीएनए डबल हो गया, क्रोमोसोम वही है 46 है, इसीलिए हम प्राइमरी oocyte को भी 2n ही बोलते हैं। अब क्या होगा, ये मियोसिस, इंटरफेस के बाद कौन सा स्टेज आएगा, मियोसिस 1, मियोसिस 1। तो इधर ध्यान दो, तो ये क्या करता है, ये मियोसिस 1 स्टार्ट करता है, मियोसिस 1 स्टार्ट करता है, क्या बोला मैंने, स्टार्ट करता है। तो मियोसिस 1 में 4 स्टेज होते हैं, क्या क्या, यस, चाइल्ड स्टेज में नहीं, एम्ब्रियोनिक से ही चालू हुई है। आप देखो ना प्राइमरी oocyte जो रहता है वो कब बना है, प्राइमरी oocyte कब बना है, फीटल लाइफ दिख रहा है, दिख रहा है ना, बर्थ में भी प्राइमरी oocyte है, बर्थ में भी प्राइमरी oocyte है, समझ आया है ना। तो प्राइमरी oocyte तो बन गया है, तो प्राइमरी oocyte जो है ना बेटा वो मियोसिस 1 स्टार्ट कर चुका होता है, पैदा होने के साथ ही धीरे धीरे मियोसिस 1 चलते रहता है, कितना धीरे, 12 साल तक। ठीक है, कैसे, मियोसिस 1 में 4 स्टेज, प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टेलोफेस 1। तो होता क्या है, मियोसिस 1 स्टार्ट करता है एंड अरेस्टेड इन, अरेस्टेड मतलब समझते रुका हुआ, ठीक है, एंड अरेस्टेड इन प्रोफेस 1, प्रोफेस 1। तो मियोसिस 1 स्टार्ट करके ये प्रोफेस 1 में रुक जाता है, इंटरफेस कर लिया, फिर मियोसिस 1 स्टार्ट कर दिया, मियोसिस 1 स्टार्ट करके मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 में एंटर किया और प्रोफेस 1 में रुक जाता है, फर्दर मियोटिक डिवीजन नहीं होता है। समझ आया? कब तक रुका रहेगा, प्यूबर्टी करके, जैसे ही प्यूबर्टी एज स्टार्ट हुआ, जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ तो प्यूबर्टी में क्या होगा, ये जीएनएच आएगा, ये क्या करेगा, इस प्राइमरी oocyte को स्टिमुलेट करेगा और सर? फिर, हाँ बोलो बेटा। सर मतलब जब बच्चा बर्थ लेगा तब उसके बाद वो प्रोफेस 1 में रुक जाएगा? बच्चा पैदा होने के साथ ही ये प्रोफेस 1 में रुका है, तो बच्चा जब पैदा नहीं हुआ है तब से मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया, इंटरफेस चालू हो गया, बच्चा पैदा हुआ, मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया। देखो आप लोग डायग्राम में देखो, बर्थ तक आपको क्या मिलेगा,
बर्थ तक क्या मिलेगा? प्रोफेस 1। प्यूबर्टी तक आपको प्राइमरी oocyte मिलेगा। ये लकीर खिंचाया है, डिवीजन नहीं हुआ है। डिवीजन प्यूबर्टी के बाद हो रहा है। दिख रहा है बेटा रेणुका? यस सर। यस। बच्चा जब पैदा नहीं हुआ है तब से ये प्राइमरी oocyte बन जाता है। समझ आया? प्राइमरी oocyte इंटरफेस कंप्लीट कर लेता है और मियोसिस 1 में एंटर करता है और मियोसिस 1 में प्रोफेस 1 में आता है और फिर रुक जाता है। समझ आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मियोसिस 1 स्टार्ट करके दे आर अरेस्टेड इन प्रोफेस 1 ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। कब तक रुका रहेगा? प्यूबर्टी एज तक। प्यूबर्टी में क्या होगा? प्यूबर्टी एज आते ही ये हमारा जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, दैट इज एफएसएच और एलएच, ये प्राइमरी oocyte को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, स्टिमुलेट करेगा तो क्या है? प्रोफेस 1 जो रुका हुआ है उसको रीस्टार्ट करेगा। मियोसिस 1 को रीस्टार्ट करेगा। प्रोफेस 1 से फिर कहाँ एंटर करेगा? मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टीलोफेस 1। तो जब ये मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो सेल 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, हाँ ये जो है ये क्या होगा? ये एन और ये भी एन, लेकिन एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल। तो जो छोटा सेल होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो बड़ा सेल होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। फिर यहाँ पर कहानी, फिर यहाँ पर एक कहानी स्टार्ट होती है। सेकेंडरी oocyte अब क्या करेगा? ये हैप्लॉइड है ना, मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 भी आएगा, तो अब ये मियोसिस 2 स्टार्ट करेगा। मियोसिस 2 स्टार्ट करेगा। मैंने कहा स्टार्ट करेगा, कंप्लीट नहीं। जब कंप्लीट करेगा तब यहाँ पर सेल लाएंगे हम। तो मियोसिस 2 स्टार्ट, लकीर खींच रहा हूं मतलब ये स्टार्ट कर दिया। मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, फिर वही कहानी, फिर रुक जाएगा। बता रहा हूँ, मियोसिस 2 में फिर वही बेटा, पहले देखो मियोसिस 2 में 4 स्टेज, प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2 और टीलोफेस 2। जैसे मियोसिस 1 में 4 स्टेज होगा, मियोसिस 2 में भी 4 स्टेज होता है। आप लोग पढ़ के आए होंगे अगर तो अब ये क्या होगा? मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, लेकिन दे आर अरेस्टेड इन मेटाफेस 2 स्टेज। यस, मियोसिस 2 का प्रोफेस पार करने के बाद मेटाफेस 2 में आके वापस रुक जाएगा। और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये आगे डिवाइड नहीं होने वाला। इधर देखो, ये आगे डिवाइड नहीं होने वाला, और इसी सेकेंडरी oocyte को हम एग बोलते हैं, और ओवा और फीमेल गैमेट। समझ आ रहा है ऑनलाइन वालों को? किसी कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। सर वो आगे वो बताऊंगा आगे। हाँ, सर इन लोगों को कैसे तो ये जो दिख रहा है सेकेंडरी oocyte, इसी को एग और उसी को ओवा, और यही फीमेल गैमेट होता है। तो ओवरी से क्या रिलीज होता है? तो सेकेंडरी oocyte। समझ आया बात? तो सेकेंडरी oocyte, हाँ बोलो स्टार्ट करता है बेटा। मियोसिस 2 तभी तो, मियोसिस 2 पार्ट में होता है ना बेटा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस Yes, कंप्लीट sir. कब होगा? 2 पार्ट में होता है ना बेटा, यस है ना? अभी बताया था ना मैं आपको, मियोसिस जब पढ़ा रहा था तो मियोसिस 2 पार्ट में होता है। मियोसिस 1 उसके 4 स्टेज, देन याद आ रहा है? देखो जैसे कोई एक सेल है, इधर देखो बेटा, जैसे कोई एक सेल है 2n, ये मियोसिस 1 करेगा, फिर 2 हैप्लॉइड n सेल बनाएगा, फिर ये मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, तो फिर ऐसा 1 से 2 सेल बनेगा। इसीलिए एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। और हर एक मियोसिस 1 हो या मियोसिस 2 हो, उसमें से 4 स्टेजेस होते हैं। तो सर इसमें meiosis 2 कंप्लीट क्यों नहीं होता है? अभी बता रहा हूँ ना बेटा, कंप्लीट क्यों नहीं होता है। इतना समझ आया? ये इन लोग को पता कैसे चलता है ये कौन सा स्टेज स्टार्ट हो गया है या फिर नहीं हुआ है सब और होने हार्मोन, वाला है? सब हार्मोनल एक्टिविटी है बेटा। तो सर इन लोग का गेसिंग इतना सही होता है? ठीक है, क्या बोल रहे हो?
सर मतलब इन लोगों को कैसे पता चलता है कि मतलब अभी प्यूबर्टी एज स्टार्ट हुआ है नहीं हार्मोन, हुआ है? हार्मोन बेटा, हार्मोन के कारण प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है। हाँ बोलो। सब में होता है। Meiosis 1, इसमें भी 4 स्टेज होगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। वो पूरा थोड़ी ना अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा, वो तो आपको पढ़ के आना था ना स्टेजेस लाइफ, इस क्या बोलते हैं सेल साइकिल में, तो बोला ना अपन। इसमें ऐसा नहीं रुका, स्पर्मेटोजेनेसिस सिंपल है, वही बताया ना। ये दिख रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मेयोसिस 1 हुआ, 2 हैप्लॉइड सेल, मेयोसिस 2 कंप्लीट किया, हर एक हैप्लॉइड सेल से 2-2 हैप्लॉइड सेल, तो 4 सेल बन गए। सिंपल, कोई कुछ नहीं, एक बार स्टार्ट हुआ खत्म, एक बार स्टार्ट हुआ खत्म। बाकी बहुत ज्यादा समय लगता है स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने में, इसमें घंटों लगते हैं, इसमें घंटों लग जाते हैं। समझ आ रहा है? यहाँ पर अब जैसे कुछ बच्चों ने मुझे ऑनलाइन में पूछा कि सर ये ऐसा ही रुका रहेगा क्या? तो जो हम फीमेल गैमेट की बात करते हैं या एग की बात करते हैं, वो एक इनकम्प्लीट फीमेल गैमेट होता है जो मियोसिस कंप्लीट नहीं किया है। तो फीमेल्स में जो ओवरी से एग रिलीज होता है, ठीक है, वो एग मियोसिस 2 कंप्लीट किए बिना ही रिलीज हो जाता है। फिर एक सवाल है आप सभी के दिमाग में, तो सर हम गैमेट तो उसी को बोलेंगे ना जो कंप्लीट मियोसिस कर चुका हो, क्यों? इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत है क्या, ये क्रोमोसोम कितना है इसमें नंबर 23, लेकिन डीएनए कंटेंट कितना है? मियोसिस 1 किया है तो डीएनए कंटेंट 46 है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कायदे से हर एक गैमेट में 23 क्रोमोसोम 23 डीएनए होना चाहिए, यहाँ पर डीएनए कंटेंट डबल है, मतलब ये एक कंप्लीट एग या कंप्लीट गैमेट नहीं कहला सकता। लेकिन सेकेंडरी oocyte ही ओवरी से रिलीज होता है एज अ फीमेल गैमेट। फिर एक सबसे बड़ा सवाल कि सर ये मियोसिस 1 कंप्लीट करके आया, मियोसिस 2 चालू कर दिया, मेटाफेज 2 में रुका है, तो ये मेटाफेज 2 से आगे कब बढ़ेगा और एक कंप्लीट फीमेल एग कब बनेगा? तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अगर इस एग का फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुआ, स्पर्म इस पे एंटर किया, तो स्पर्म के न्यूक्लियस के एंटर होते ही सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 को रीस्टार्ट कर देगा और एनाफेज टीलोफेज करके साइटोकाइनेसिस करेगा और फिर ये 2 सेल बनाएगा आगे चल के, दैट इज हैप्लॉइड एग एंड छोटा सा पोलार बॉडी, इसको बोलते हैं सेकेंड पोलार बॉडी। सर हाँ बोलो बेटा। सर पोलर बॉडी का क्या काम? पोलार बॉडी का कोई काम नहीं होता है, वो खाली बलिदान देने का काम करते हैं। अब एक बच्चे ने पूछा कि सर पोलार बॉडी का क्या काम है? पोलार बॉडी जो रहता है ये गैमेट नहीं होता है, ये एक बलिदान देने का काम करता है। मतलब क्या है, ये अपना सारा सेल मटेरियल साइटोप्लाज्म सब एक सेल को दे देगा ताकि ये एक गैमेट बन सके और साइज में बड़ा रह सके। यहाँ पर देखोगे तो सारा साइज एक जैसा है, क्योंकि इनको बहुत सारा बनना है, यहाँ एक ही बनना है। तो एक ही बनना है, तो जैसे कि भाई होता है ना कि एक ही 4 में से किसी एक को ही जिंदा रहना है, वही लड़ाई करेगा, तो सब लोग अपना खाना पीना उसी को दे दिए, कुछ वैसे ही यहाँ पर भी होता है। ठीक है, तो सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, ये इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस रहता है, साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल सब यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। तो ये अब एक्चुअल में एग कहलाता है। तो एग न्यूक्लियस, सॉरी स्पर्म का न्यूक्लियस, मैं छोटा सा एन लिख रहा हूँ यहाँ पर, स्पर्म न्यूक्लियस जब एंटर करता है तो ये मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, यहाँ से सेकेंडरी oocyte से फिर ये एक्चुअल में एग बनेगा, लेकिन हम तब तक इसी को ही एग बोलते हैं। समझ आया बात? ठीक है। Yes, तो अगर आपसे कोई पूछे सेकेंडरी oocyte जो रहता है एक अनफर्टिलाइज्ड या ठीक है एक अनफर्टिलाइज्ड एग या फीमेल गैमेट जो ओवरी से रिलीज हुआ, उसमें डीएनए कंटेंट कितना है? कितना है उसके न्यूक्लियस में?
इसके न्यूक्लियस में डीएनए कंटेंट कितना है? 46, 23 क्रोमोसोम। समझ आया बात? समझ आ रहा है ऑनलाइन वालों को भी? यस सर। है ना? आपसे पूछेगा कंप्लीट होने के बाद वो 23 हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम 23 डीएनए। मियोसिस 2 कंप्लीट कर देगा ना बेटा, तो वो सेपरेट हो गया, तभी तो ये सेकंड पोलर बॉडी बनेगा ना। ये कंप्लीट नहीं किया है, अब ये कंप्लीट कर लिया तो ये प्योर हैप्लॉइड हो जाएगा, एग अब प्योर हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, समझ आया बात? Yes. समझ आ रहा है? संजोगिता, अमन, आप लोगों का टर्म 1 में बहुत अभी जो भी होगा एग्जाम अच्छा सर टर्म जब भी 1 होगा, तो अब नहीं है। नहीं नहीं, जो भी क्वार्टरली, क्वार्टरली तो होगा ना? यस सर। सर हाफ ईयरली नहीं, होम क्वार्टरली हाफ एग्जाम ईयरली सर। तो होगा ना? होम एग्जाम में होगा ना भाई, स्कूल में तो जो भी क्वार्टर, हाँ वही मंथली टेस्ट वगैरह तो होगा ना, हर महीने 2 महीने में पोस्ट जो होता है। मिड। Yes, यस sir. सर। सब में अच्छा लाने की कोशिश करो, इससे लिखने की प्रैक्टिस बढ़ेगी। और कोशिश करो अच्छे से, अगर याद करोगे, याद रहेगा, रिवाइज करोगे तो अच्छे से लिख पाओगे। तो राइटिंग अच्छे बनाने की कोशिश करना, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर आप लिखे सब कुछ हो लेकिन राइटिंग खराब है तो मार्क्स कट जाता है। इस साल आपको राइटिंग पे भी मेहनत करना है, स्पीड से अच्छी राइटिंग में लिख सके इसकी भी मेहनत करनी है। मतलब तेजी से राइटिंग अच्छी बने, ये भी आपको कोशिश करनी है सभी लोगों को। ठीक है, समझ आ रहा है Yes. ऑनलाइन सर वालों को भी? मेरी राइटिंग तो आपकी जैसी हो जा रही है। अच्छा, मेरे जैसे राइटिंग हो जा रही है? आप लोग अभी से मत बनो डॉक्टर वॉक्टर बेटा, 12वीं पास कर लो फिर डॉक्टर बनना। यस सर। राइटिंग खराब करोगे, मेरी बहुत बेकार राइटिंग है, इतना अच्छे से लिखा हूँ फिर भी। अब कैसे करोगे बेटा? उससे क्या है ना, तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती है लिखने की, वरना हाथ दर्द देगा अचानक से लिखोगे। चलो, समझ आया? तो एनसीईआरटी में जो दिख रहा है आप लोगों को, सेकेंड पोलर बॉडी और सेकेंडरी उस साइड से फिर ओवम। ठीक है, समझ आया बात? Yes, sir. तो ये कब बनेगा? एट द टाइम ऑफ Fertilization get आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? yes, चलो sir. देन नेक्स्ट, हटा दूं? Yes, sir. हटा दूं? चलो, तो अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा, इसको नहीं हटाता ताकि आप लोग अभी देख के बना लो। ठीक है, तो 150 oogonia एंड 150 स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म और कितने एग बनेंगे? 150 oogonia 150 स्पर्मेटोगोनिया से कितने एग और स्पर्म बनेंगे? तो मैं मिटा देता हूँ पहले, तो और अच्छा से आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाने का मौका मिल जाएगा। चलो बनाओ। 150 oogonia and 150 spermatogonia produce how many eggs and sperm? आप लोग लिख लिए बेटा, ऑनलाइन वाले लोग कर लियो ये, वैसे एक बार सारा और चीज दिया। रिपीट कीजिए। Yes. 150 oogonia and 150 spermatogonia will produce how मतलब egg and sperm? Sir, 150 spermatogonia will produce 600 sperm. 150 oogonia 150 spermatogonia से कितने स्पर्म और एग बनेंगे? Sir, 600 sperm. मैं राइटिंग देख रहा हूँ, हैं? नहीं, कॉपी तुम्हारा, राइटिंग देख रहा हूँ मैं। देखा बेटा,
ऐसे कुछ भी दिखाओ, ऐसे एकदम अच्छे वाला देखना, ठीक है, ठीक है। राइटिंग दिखाओ, राइटिंग थोड़ा सा सुधारो, ठीक है, राइटिंग दिखाओ। ऐसा आंख बंद हो जा रहा है, ऐसा देखते हो, आंख बंद करने का मन कर रहा है, राइटिंग ठीक है, हाँ ठीक है। पेन सही इस्तेमाल करना है, थोड़ा राइटिंग सुधारो बेटा। आयुषी, अमन राइटिंग थोड़ा सुधारो, थोड़ा सुंदर लिखने की कोशिश करो। वैसे साफ सुथरा लिख रहे हो, वो भी बहुत है, कचर पिचर नहीं लिखना चाहिए। हाँ चलो बताओ, आंसर दो। हरलीन, परमिंदर, कितना आएगा आंसर? 150 spermatogonia and 150 oogonia will produce how many sperm and egg? Sir, जल्दी बताओ। 300 ova, 300 egg. Sir, 600 sperm and 150 egg. हाँ, और Sir, 600 परमिंदर? sperm and 300 egg. हाँ, क्या आधा एग भी बनता है क्या? 39.5 एग, ये कैसा टाइप का कैलकुलेशन? आधा एग बनता है क्या? खतरनाक, आधा एग कैसे बनेगा? कितना बनेगा? आंसर दो। अरे बेटा, हर एक स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, हर एक स्पर्मेटोगोनिया जो है, एक स्पर्मेटोगोनिया से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, और हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनेगा। तो इंटू 4 कर दो, 600 स्पर्म। और हर एक oogonia से एक प्राइमरी oocyte बनेगा। एक प्राइमरी oocyte से फर्स्ट पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte, इसी को हम एग बोल देते हैं। तो एक oogonia से एक ही सेकेंडरी oocyte या एग, तो 150 oogonia से 150 एग। एक ही होगा, और लास्ट तक भी करोगे तो एक ही बनेगा ना। पोलर बॉडी को तो हम एग नहीं मानते। सेम फिर से कहानी, 250 सेकेंडरी oocyte and 250 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। चलो सब लोग लिखो, will produce egg and sperm question mark। Sir, 250 egg and 500 sperm. Yes. चलो रेणुका का आंसर आ गया। अब बाकी Sir, मेरा भी आ गया। कैसे गोल मार दी बेटा? कैसे गोल मार दिया है? आ जाओ। अच्छा, अरे तो टाइम नहीं मालूम, 5 बजे था आज। नहीं बेटा, 2 क्लास होगा। बैठो, पहले बैठो। 5 से 6:30, फिर 6:30 से दूसरी क्लास। अभी दूसरी क्लास चालू हो, मेरी क्लास खत्म हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट थी क्लास आज। इसको थोड़ा सा समझा देना ना, कोई भी थोड़ा सा बेसिक बेसिक। हाँ, कितना बनेगा? सेकेंडरी oocyte देखो, याद आ रहा है? वही कहानी, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक स्पर्मेटोगोनिया से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से
दो सेकेंडरी oocyte और दो सेकेंडरी oocyte से 4 स्पर्म। तो हर एक सेकेंडरी oocyte से 2 स्पर्म बनेगा। नहीं समझ आया? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा और हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेगा? 2। तो यहाँ पर कितना है? 250 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 500 स्पर्म। और चाहे शुरू से ले लो चाहे बीच से ले लो, कहीं भी ले लो, जितना भी दिया रहेगा एक ही एग बनने वाला है। तो कितना एग? 250 एग। बस वो वन ही रहेगा, चाहे प्राइमरी चाहे oogonia ले लो, प्राइमरी oocyte ले लो या सेकेंडरी oocyte ले लो, सब एक ही है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अभी आप लोगों की क्लास Thank you, रहेगी sir. 5 मिनट बाद, या तुरंत चालू हो Yes, सकती है? sir.